हेलो फ्रेंड्स, आज इंडस्ट्रियल नॉलेज चैनल में हम एक सीनियर्स के साथ अपना एक 1-to-1 का सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मिस्टर एन के बंसल जी हैं। करंट में एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी में ईवीपी के पद पर कार्यरत हैं। ये अभी पूरा एक प्लांट को संभाल रहे हैं, उसका पूरा देख रेख यही कर रहे हैं। तो आइए आज इनसे इनके प्रोफेशनल करियर्स के बारे में और कुछ पर्सनल करियर्स के बारे में जानते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर, जैसा कि आपसे मैंने पहले ही कुछ डिटेल ले ली थी, उस डिटेल में मैं देखता हूँ कि आपने एमबीए का कोई एमबीए का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है कोई, है ना सर? हम्म। तो मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए, क्या था कि आप कैसे मतलब इस फील्ड में आने के लिए किस तरह से क्या हुआ कुछ? बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माय फादर वाज वर्किंग इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो यही रहा मेरा। तो टेक्निकल एजुकेशन में थे, बाय दैट वे आई आल्सो केम इनटू दैट फील्ड, बट ही वाज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट आई एम इन प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, प्रैक्टिसाइजिंग द इंजीनियरिंग। बीज वहीं से आ गया था कि जो है टेक्निकल जो वहां से आ गया, तो चलो हम उन्होंने पढ़ाई कर रही है, मैं उस पर एप्लीकेशन करके देखता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ। बिल्कुल सही। तो वो एजुकेशन में थे, बट आप जो है यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कौन कौन है घर में आपके भाई बहन? एक बड़ा ब्रदर है और छोटी सिस्टर है। वी आर थ्री। तो वो एल्डर भी वन, मतलब नो, एल्डर ब्रदर इज डूइंग हिज ओन बिजनेस एंड सिस्टर इज मैरिड, but in our family I am the only one who is doing private job. अच्छा, मतलब आप पहले ही हो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्राइवेट इंडस्ट्री में है, इससे पहले सब जो है भाई आपका जॉब कर रहा है। हाँ। तो पहले आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद करी, जो डिग्री ली वो, या फिर वो जो है जॉब करते करते ही करी? हाँ, नहीं, first of all I did my mechanical engineering diploma and then I joined YMCA Faridabad for doing ओके। specialized in tool engineering so that I can have some specific career in my life. ओके। तो बेसिकली टूल इंजीनियरिंग जो रहता है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाता है, दैट इज नॉट ए जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन टूलिंग, दैट में भी स्टैंपिंग डाइज, प्लास्टिक मोल्ड, डाई कास्टिंग डाइज, जिग फिक्सर, ऑल दोस काइंड ऑफ। अच्छा, जो आपने वहाँ पे टूल डिजाइनिंग का वो जो कोर्स आप बता रहे हो वो किया, तो उसमें ये सिर्फ मोल्डिंग और प्रेसिंग का भी, स्टैंपिंग का ही होता है, या फिर ये वेल्डिंग का भी रिलेटेड सारा आता है उसमें? नहीं, उसमें तीनों रहते हैं। उसमें शीट मेटल का रहता है, स्टैंपिंग डाइस का, देन मोल्डिंग का, प्लास्टिक मोल्डिंग का, एंड डाई कास्टिंग डाइस। ऑल थ्री आर द स्पेशलाइज्ड। और चौथा जिग्स, टूलिंग, कटिंग टूल्स, मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग फैसिलिटी। हाँ, डेफिनेटली उसमें वेल्डिंग का नहीं रहता, बट वेल्डिंग जिग्स के बारे में रहता है कि हाँ, हाउ टू डिजाइन द वेल्डिंग जिग, हाउ वी शुड। वेल्डिंग जिग और फिक्सचर सब का रहता होगा। तो कैसे थे आप फिर पढ़ाई में, मतलब टॉपर टाइप के रहे होंगे? नहीं, मिक्स रहा। जैसे डिप्लोमा में मैंने ऑल इन हरियाणा स्टेट बोर्ड में टॉप किया था, एंड इन YMCA दैट वाज अ वेरी स्मॉल बैच, टोटल 13 लोग थे हम अपने बैच में, तो उसमें भी सेकंड पोजीशन थी मेरी, बट अदरवाइज इन डिप्लोमा आई वाज द टॉपर इन द स्टेट बोर्ड। मतलब आप शुरू से ही टॉपर रहे। अच्छा, जब मैं आपका वर्क एक्सपीरियंस देखता हूँ तो आपने पहली जो कंपनी दिखाई है वो एक ओईएम थी। उसके बाद जब आपने उस समय छोड़ी 1993 में, उस समय तो मतलब ये होता होगा कि मैं तो केवल इमेजिन कर सकता हूँ कि आप एक बार ओईएम छोड़ के किसी जो है टीयर वन में टायर वन में आ रहे हो, तो वापस बैक का तो कोई चांसेस होते ही नहीं होंगे उस समय। नहीं, डेफिनेटली ऐसा मिक्स रहता है ये। तो जैसे पहले मैं 4 साल, 4.5 साल मैंने OEM में काम किया, तो वहाँ पे एक्चुअली लर्निंग जो रहती है वो लिमिटेड रहती है। यू हैव टू वर्क विद इन सम स्पेसिफिक बाउंड्रीज कि आपका यही एरिया, आपको यहीं पे काम करना है। बट प्राइवेट कंपनी में, टीयर 1 कंपनी में, जैसे हमारी कंपनी है, उसमें अगर आप काम करते हो देन यू हैव ओपन बाउंड्रीज, यू वर्क विदाउट एनी बाउंड्रीज, तो आप उसमें एक्सप्लोर काफी कर सकते हो अपने आप को। वो डेफिनेटली एक OEM का अलग से चार्म रहता है और टीयर 1 का अलग रहता है, बट डेफिनेटली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द करंट जॉब जहाँ पर मैं अच्छा, हूँ।
जब आप आए होंगे तो उस समय कहीं आपके दिल में ये नहीं था कि अगर टीयर वन से, क्योंकि टीयर वन में जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा सा फंडा रहता है, बट ओईएम में जो थोड़ा बहुत कम रहता है, टीयर वन में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो क्या वो फैक्टर आपके माइंड में था जब आप आए यहाँ पे? नहीं, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे बॉस जो थे मेरी ओईएम कंपनी में थे, उन्होंने काफी समझाया है कि मतलब नरेश अब जा तो रहे हो टीयर वन में, द रिवर्सल वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट रिस्क की जहां तक बात है, रिस्क का मेरे को डाउट नहीं था। मेरे को था कि अगर काम करना है तो रिस्क कहीं भी नहीं है, और काम नहीं करोगे तो रिस्क हर जगह है, वेदर इट इज ओईएम और टीयर कंपनी। तो वो डेफिनेटली था कि भी ओईएम से आप टीयर वन में जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम लर्निंग और एक्चुअल लर्निंग जो है लाइफ की, तो दैट वाज माय डिसीजन एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माय दैट डिसीजन 27 years back. तो अच्छा, एक ओईएम में काम करना और एक टीयर वन में काम करना में कुछ फर्क है या सब सेम रहता है? नहीं, बहुत फर्क है। ओईएम में आपके पास सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, तो आपको उन सिस्टम के अंडर में काम करना पड़ता है। टीयर वन कंपनी में सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि आप एक्सपेक्ट करते हो ओईएम कंपनी जब आप आते हो। तो इनिशियली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन टीयर वन कंपनी, बट डेफिनेटली थोड़ा टाइम के बाद आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो कि ठीक है सिस्टम ऐसा है तो ऐसे ही काम करना है। बट एट द सेम टाइम यू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द ओईएम कंपनी। ओईएम में तो जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपको डिपार्टमेंट में भी जो फंक्शन दिया है, आपको उसी में काम करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ओईएम में बंदों को ऐसे घोड़े की तरह बांध देते हैं और कहते हैं भैया जो दिख रहा है इसी को देखते रहो और इधर और उधर मत देखो? ओईएम में भी एक्सेप्शन रहते हैं, बहुत, बहुत ऐसा नहीं ओईएम में भी ऐसे रहता है, बट हम्म। रेशियो डिफरेंट रहती है। तो जब आप आए एक ओईएम से टीयर वन पर आए, तो मतलब लोगों ने तो उस समय जब आप टीयर वन में आए होंगे, जो आपके यहाँ पर बॉस रहे होंगे टीयर वन में और या जो कलीग्स रहे होंगे, वो तो आपको एक उस तरह से देखते होंगे, यार ये बंदा तो ओईएम से आया, ये बंदा ओईएम से आया, कुछ था इस तरह से? उसमें जब 1993 में जब मैंने ज्वाइन की थी टीयर वन, तो इसमें ओईएम टीयर इसमें इतना डिफरेंस नहीं था। तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग ऑप्शन के भी मैं एनसीआर में भी किसी ओईएम को ज्वाइन करूं, बट अगेन देन आई चोज टू ज्वाइन दिस कंपनी। तो ऐसा नहीं है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं था। आज की डेट में डेफिनेटली ओईएम और टीयर वन में काफी डिफरेंस है, बट एट दैट टाइम 30 years बैक देयर वाज नॉट मच गैप, neither in salaries, salary was also compatible with the OEM company, वर्क प्रोफाइल भी सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि क्यों ना मैं जो है इधर प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करूं, या कभी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, अच्छा, कभी मतलब वो मन में ही नहीं आया? कोई भी नहीं। चलिए, इसमें हमारे और आपके ख्यालात काफी मिलते हैं। अच्छा, आपने फिर मैंने आपसे पूछा था कि डिपार्टमेंट्स, तो आपने कई डिपार्टमेंट्स में दिखाए, तो आपको सबसे मतलब जो इंटरेस्टिंग कहते हैं या जो मतलब आपको सबसे पसंदीदा रहा कि यार इसमें काम करते रहूं तो बेहतर है, जो मतलब जिसमें आपने काम किया अच्छा लगा आपको? नहीं, बेसिकली जैसे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, जो वाईएमसी का मेरा स्पेशल कोर्स था, दैट वाज स्पेशली फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग ऑफ द थिंग्स। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन इन द ओईएम कंपनी आई जॉइन डिजाइन डिपार्टमेंट, तो देयर आई वर्क फॉर 4 years 5 years। तो डिजाइन में काम करने के बाद हमेशा मेरे माइंड में क्रिएटिविटी का तो रहा कि ठीक है भी अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है दैट इज डीम टू बी ए क्रिएटिव डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है हमेशा, कहीं पे भी काम करना है, इंजीनियरिंग है, न्यू प्रोजेक्ट्स है। बट डेफिनेटली आई वर्क इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डायमंड स्कूल रूम, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रेस शॉप, प्रेस इंजीनियरिंग, वेल्ड इंजीनियरिंग एंड हार्डकोर प्रोडक्शन ऑल्सो, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का भी जैसे रहा। बट डेफिनेटली इंजीनियरिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स इज माई फर्स्ट चॉइस। तो आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी उसमें से एक आ जाता है, उसमें अच्छे चैलेंजेस आते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भी? हाँ, इंजीनियरिंग अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे रहता है, बट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, आपको ओवरऑल सिनेरियो आया था, आपको सिविल को, इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल, यूटिलिटी, एवरी एस्पेक्ट हैज टू बी बाय यू। तो अच्छा, जिस समय आपने 1988 में, खैर उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय जब आपने जो है ओईएम ज्वाइन करी थी, तो क्या है उसका सिस्टम जो है नॉर्मल सा रहता था, या जैसे मैंने सुना है किसी किसी ओईएम का जो यूपीएससी के थ्रू या इस तरह होता था, किस तरह से था वो प्रोसेस? नहीं, एक्चुअली तब ये कंप्यूटर मोबाइल तो कुछ था ही नहीं एट दैट टाइम। दो मीमो सिस्टम रहता था कि आपको जो काम करना है आप ड्राइंग बनाइए, मीमो लिखिए, हार्ड कॉपी, वी यूज्ड टू वर्क ऑन द ड्राइंग बोर्ड्स। कोई गलती भी हो जाए तो उसको इरेजर से आपको इरेज करना पड़ता था मैनुअली। अगर आपने गलती से एक लाइन खींच दी, उसको मिटाने में 10 मिनट हो सकता है लग जाए। बट आज की डेट में तो नोबडी, आई थिंक नोबडी इज वर्किंग ऑन द हार्ड बोर्ड ड्राइंग बोर्ड्स, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन ऑटोकैड, कैटिया, यूजी, ऑल दोस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स।
डेफिनेटली वो डिफरेंट था। सेकंड, कम्युनिकेशन वाज आल्सो वेरी स्लो। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट जैसे एमपी में या कहीं दूर चलता था तो वो डाक से भेजना पड़ता था, डाक से या एसटीडी लाइन या फोन से। काफी डिफिकल्ट था, मतलब एट दैट टाइम डेवलपमेंट वाज वेरी स्लो, वेरी वेरी नहीं, स्लो। मैं ये कह रहा था कि आपका उस समय सिलेक्शन कैसे हुआ था वहाँ पे? कोई एक नॉर्मल जैसे आजकल का नॉर्मल नहीं वो प्रोसेस था वैसे था या? और एकदम नहीं, एक्चुअली हमारा जो कोर्स था वो स्पेशलाइज फील्ड था, तो उसमें ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं था। द कंपनी जो भी हायर करती थी तो ही वाज दैट कंपनी वाज नोइंग अबाउट द कोर्स, इसका कोर्स में क्या है। तो स्पेसिफिकली दे वर हायरिंग फॉर द डिजाइन डिपार्टमेंट, दैट इज व्हाई दे हायर्ड। और हमारे एक दो सीनियर भी वहां पर थे, तो दैट आल्सो क्रिएटेड ए रेफरेंस फॉर मी इन दैट कंपनी। तो आपकी कोई ऐसी हॉबी जो आपको इस फील्ड में लाई या अभी भी जो आपको हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा हॉबी वाइज तो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली मेरा रीडिंग का कुछ रहता है, बुक आप रीडिंग, स्टार्टिंग से लर्निंग या कुछ कुछ और। ऐसे ड्राइंग, कुछ नई ड्राइंग बनाते रहे हो कि मतलब जिससे आ गया हो कि चलो यार ये इस तरह का ठीक है, फिर इससे डिजाइन पे लिंक हो सकता है, इस तरह का कुछ? नहीं, ड्राइंग में मेरा मतलब आर्टिस्टिक या जो स्केचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, बट आई वाज वेरी कंफर्टेबल और हॉबी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी मेरे को कॉन्सेप्ट कैसे देखना है, कैसे उसको दिखाना है, तो दैट काइंड ऑफ माय इंटरेस्ट वाज देयर। तो फिर आप टीयर वन की लाइफ, वैसे आपने बता दिया कि आपके लिए टीयर वन की लाइफ ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू ओईएम। नहीं, उस टाइम का डिसीजन था, बाकी तो हमेशा जिंदगी भर वो डिसीजन से ही नहीं भी रह सकता। तो अगर अब आपको कहीं मौका मिले कि आपको किसी ओईएम में जाना है तो आप क्या पसंद करेंगे? अभी भी ओईएम में जाना चाहते हैं या फिर? वो तो टाइम बताएगा अभी क्या रहता है क्या नहीं रहता, बट अभी तो ऐसा कोई सोच ओके नहीं। ओके ओके। और डेफिनेटली तो एक क्या, एज के आने के बाद डेफिनेटली ओईएम में एंटर करना डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, हाँ वो सम तो टाइम है ही ऑफ है। एज। बट जिस तरह से नई नई ओईएम्स आ रही हैं तो मैंने मार्केट में देखे तो कहीं कहीं पे वो वहाँ पे एक ऐसा ही बंदा लेती है, एक्सपीरियंस बंदा, तो कई कई बंदे टीयर वन से भी उड़ाए लेते हैं वो। तो अभी तक आपकी लाइफ के 3 फेस हुए, स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल। तो सबसे अच्छा कौन सा फेस लगता है आपको? वही बचपन वाला जिसमें आप स्कूल जाते थे, या फिर आपका कॉलेज? नहीं, एक नहीं नहीं, इसमें स्पेशल ऐसा नहीं रहता कि भी कॉलेज का ही फेज अच्छा था या स्कूल का फेज अच्छा था, प्रैक्टिस अच्छा था, तीनों फेज इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग नहीं होगी तो आप एजुकेशन लाइफ आगे कॉलेज नहीं होगा सही, बट डेफिनेटली प्रैक्टिकल जो पार्ट है लाइफ का, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड इन दिस कंपनी लाइफ। 20 साल 21 साल की जॉब में आप स्टार्ट कर देते हैं जॉब करना, एंड टिल 58 60 यूज वर्क इन दैट, तो डेफिनेटली यू हैव टू एंजॉय द लास्ट फेज। बट डेफिनेटली अगर देखें फ्री माइंड से तो कॉलेज टाइम का ही बेस्ट रहता है, उसमें कोई। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मुझे आज भी अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से अच्छा लगता है। कॉलेज उसमें अच्छा है, बट उसको पास में जाके आप उससे क्या निकालोगे कि ठीक है अच्छा था वो, बट यू हैव टू बी हैप्पी इन द करंट स्टेट। मतलब आप वो ये करंट पे स्टेज आपको फील हैप्पी करना ही पड़ता है, बट आप जाओ कि मतलब लोग कहते हैं कि स्कूल लाइफ अच्छी थी या कॉलेज लाइफ, तो मैं उसमें स्कूल लाइफ को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। नहीं, डेफिनेटली कॉलेज लाइफ तो बेटर थी, तो उसमें आप नए नए दोस्त मिलते हैं, नया तब सीखने को मिलता है, कॉलेज का तो रहता ही है। मतलब कॉलेज के जो हमारे वाईएमसी के या डिप्लोमा के जो भी दिन हैं, चलो याद रहते हैं कि हाँ 2 साल में हमने कॉलेज में क्या क्या किया, गलत किया सही किया जो भी। तो अच्छा, जब आपने, पहले तो आप ये बताइए, आपने डिप्लोमा में ही जाना कि उस समय क्यों? उस समय तो कई ऐसे सेक्टर थे, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने डिप्लोमा में जो है टॉपर रहे थे, तो हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले भी जो है टॉपर ही रहे होंगे। तो उस समय आपको ये नहीं था कि मैं किसी और चीज के सेक्टर में जा सकता हूँ, या वो टेक्निकल वाला जो फादर से मिला था वही ध्यान में था कि वो टेक्निकल पर ही जाना है, नहीं, इस तरह का? टेक्निकल वाला सही था, टेक्निकल वाला था सही था। उसमें क्या होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दो इंजीनियरिंग कॉलेज रहते थे, तो उसमें काफी टफ कंपटीशन रहता था और ज्यादा डोनेशन वाले भी काफी होते थे। तो हमें तो ये था कि ठीक है यार डिप्लोमा डिग्री को ज्वाइन करते हैं। देन आई ज्वाइन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अम्बाला पॉलिटेक्निक से मैंने ज्वाइन किया। बट लेकिन आना तो था टेक्निकल फील्ड में ही, ये पहले से हाँ, ही ये आप तय कर चुके? आपने ही तय किया था या आपने फादर ने तय कर दिया था कि नहीं आपको तो जो है उसी में जाना है? ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा, तो आपने ही तय किया और था। तो आपको
क्या मतलब ऐसा क्या दिखा या क्या कब लगा कि चलो ठीक है यार टेक्निकल फील्ड में ही जो है करते हैं, में ही आ जाते हैं? कब ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसी करी या कब ऐसे हुआ, या ऐसा हुआ चलो फादर हैं तो चलो मैं भी इसी फील्ड में आ जाता हूँ, इस तरह से? नहीं, स्टार्टिंग से ही था इंजीनियरिंग लाइन में जाने का। मतलब आपको स्टार्टिंग से ही इंजीनियरिंग लाइन में था, तो आप भी वो 3 इडियट की तरह स्पैनर और जो है वो लेके खोलते और बंद करते रहते थे, या कुछ डिजाइन हाँ, करते रहते थे मैंने उस अपने तरह से? अपनी साइकिल जो थी मैं हर हफ्ते खोल लेता था कि ठीक है इसको सर्विस करते हैं, उसमें से 2-4 बोल्ट मिसप्लेस भी हुए थे, मिलते ही नहीं थे, तो फिर दोबारा उसको करते रहते थे। फिर घर में डांट भी पड़ती होगी, पता नहीं है, खोलना शुरू कर देते हो फिर बंद नहीं कर पाते हो, इस तरह से? बंद होता ही नहीं था, वो डेफिनेटली नहीं बंद होता। हम्म। तो जैसे आप अभी जिस फील्ड में है या जिस फैक्ट्री में है, उसमें आपका कभी कोरियन के साथ भी इंटरेक्शन हुआ होगा, कभी जापानीज के साथ भी हुआ होगा, कभी इंडियन के भी साथ हुआ होगा, तो इसमें सबसे अच्छा जो वर्किंग कल्चर आपको लगा वो किसका लगा? नहीं, डेफिनेटली जापानीज का वर्किंग कल्चर बढ़िया है, बिकॉज दे पीपल रिस्पेक्ट टाइम, उसकी डिटेलिंग में जाते हैं किसी भी चीज की, कि उसकी डेप्थ में जाएंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, एंड व्हाट कुड वेंट रॉन्ग। तो वो चीजों को डिटेल में जाते हैं, जबकि हम इंडियंस का जैसे माइंडसेट रहता है विदाउट गोइंग इन डिटेल, मतलब प्लानिंग पार्ट हमारा कम रहता है, डूअर पार्ट हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जापानीज का प्लानिंग पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और डूइंग वाला पार्ट है वो, तो प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो वो अपने आप ही परफेक्ट हो जाता है, उसमें ज्यादा इशू आता नहीं। बट तो डेफिनेटली जापानीज का ज्यादा बेटर रहता है, बट स्टिल कोरियन ऑल्सो क्वाइट गुड। बट कोरियन थोड़े ज्यादा हमारा इतना लिंक रहा नहीं उनके साथ, बट डेफिनेटली जापानीज कल्चर इज क्वाइट गुड। तो इंडियन कल्चर को जापानीज कल्चर बनाने में केवल एक माइंडसेट का ही रोल है, बाकी काम उस तरह ही होता है, ऐसा? क्योंकि माइंड तो हमें भी बहुत ज्यादा रहता है उनसे, जापानीज से, लेकिन हाँ वो माइंड सेट जो है वो नहीं हो पाता। माइंडसेट वाली वो बात होती है कि वो शुरू से वो देखते हैं कि हमें कैसे करना है, और हम पहले से ही वो कुंजी लेके आ जाते हैं, वो गाइड लेके आ जाते हैं, जिससे हमें पहले से ही आंसर पता होता है। इस तरह का माइंडसेट रहता है इंडियंस का। हाँ डेफिनेटली रहता तो आपने इसके बाद कोई डिग्री या कोई कोर्स ऐसा किया इंडस्ट्री लाइफ में आने के बाद जो आपको हेल्प करे? है। मैंने 99 में एमडीआई गुड़गांव ज्वाइन किया फॉर डूइंग माय एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए। तो उसमें था कि भाई ठीक है, अपना जो खाली इंजीनियरिंग से ओनली विद इंजीनियरिंग आपका काफी डिफिकल्ट रहता है, एज यू गो हायर अप इन द हायरार्की you have to take quite business decisions also. So only technical is not sufficient. Then I joined my MBA for 3 years MBA, part-time MBA in Gurgaon. That is one of the best institute in for MBA. तो तो वो उसको ज्वाइन करने ऑपरेशन? के बाद मतलब माइंड, मैंने ऑपरेशंस और फाइनेंस का मेन रखा, स्पेशलाइजेशन जो किया, बट उसके बाद आपका माइंडसेट काफी चेंज हो जाता है, यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। पहले तो हम जैसे शॉप मैनेजर के लेवल पे सोचते रहते हैं कि ठीक है ये ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये करना है, बट एज सुन एज यू go through the financial concept, management concept, then you can see the bigger picture. Like उसके बाद फिर वहां से कंटिन्यू कोई आपने अलग से डिग्री या कोई मतलब ऐसा डिप्लोमा कोर्स या कोई ट्रेनिंग सेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो चलता रहता है हमारी कंपनी की तरफ से भी, जैसे कुछ रहता है तो पीछे सीआई का एक प्रोग्राम रहता है 1 साल का, भी 2 साल पहले ही कंप्लीट किया मैंने, पीएलएफएम, विजनरी लीडरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो भी काफी अच्छा प्रोग्राम था, 1 साल का प्रोग्राम था, 5 और 6 मॉड्यूल। दैट वाज क्वाइट गुड। उसमें बेसिकली माइंडसेट चेंज का ही रोल मेन है उसका भी, कि आपको हाउ टू चेंज योर माइंडसेट, हाउ टू सी अ बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, बिगर पिक्चर इन एवरीवेयर। हाँ, बेसिकली उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपको वो रहता है कि हाउ टू सी द बिगर व्यू ऑफ द थिंग्स, बिगर एस्पेक्ट है, बिग एम बेसिकली तो कॉल इट, फ्रॉम स्मॉल एम टू बिग एम। किसी भी एरिया का, जैसे आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो स्टेट से हट के आपको कंट्री का देखना होगा, अगर आप कंट्री को हेड कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड लेवल पे देखना होगा, वर्ल्ड में है तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल या जो ग्लोब, पूरे गैलेक्सी का देखना पड़ेगा। ये रहता है कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट टोटली अबाउट माइंडसेट चेंज। टेक्निकल इतना नहीं है जितना माइंडसेट चेंज के बारे में। हाँ, इस लेवल पे आके टेक्निकली का तो मुझे लगता है कि उतना यूज भी नहीं होता, पूरा खेल सारा माइंडसेट सेट का ही होता है कि हाँ आपको कैसे किससे काम लेना है। हो सकता है ये मेरी थ्योरी गलत हो,
क्योंकि आप मैं तो केवल देखता हूँ लोगों को और तब मैं सोचता हूँ कि हाँ कैसे होता होगा। अच्छा, सोशल लाइफ कैसी है आप? मैं आप फेसबुक देख रहा था आपका, तो उसमें केवल 250 प्लस के आसपास फ्रेंड हैं और 300 लेस देन 300 है, तो मतलब टाइम नहीं मिलता है। सोशल इतना ज्यादा मेरे को रहता नहीं, इनफैक्ट मतलब एट ए टाइम 4-5 जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं उनसे इंटरेक्शन ज्यादा रहता है। मतलब उनसे बाकी फोन पे ही बात कर लिए और वैसे ही कर दिया, नॉट फेसबुक में ही और या व्हाट्सएप में ही, इस तरह से। तो कभी आपको ऐसा जब इस फील्ड में नए आए तो ऐसा लगा आपको कि कभी ऐसी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी कि आपको लगा कि यार चलो अब मैं अपना जो है करियर इसमें नहीं बात बन रही, कहीं दूसरी जगह करूँ? कुछ ऐसा, जब हम क्योंकि नए नए होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि एवरी चेंज, जो कोई भी चेंज होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जब हम आते हैं, आप जब स्कूल लाइफ से इधर आए हो, कॉलेज लाइफ से जब आप इधर आए इंडस्ट्री में आएंगे, तो आपको कुछ ऐसा चेंज आया जो आपको लगा हो कि यार ये कहाँ फंस गया, जैसा मतलब इस तरह से कभी कुछ हुआ? नहीं, मैंने जैसे डिप्लोमा के बाद अपनी पहली कंपनी को ज्वाइन किया, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा आई जॉइन दैट कंपनी। तो उसमें 1-1.5 महीने में मेरे को लगा यार ये तो गलत फंस गए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना टेक्निकल लेवल है, आई विल हैव टू इम्प्रूव माय एजुकेशन लेवल। तो खाली डिप्लोमा के बेस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया। देन आई जॉइंड YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद फॉर डूइंग स्पेशलाइजेशन इन टूल इंजीनियरिंग एंड दैट गिव मी गुड सपोर्ट इन माय करियर, मतलब स्टेबल होने में काफी हेल्प किया। तो उसके बाद जब आप जो डिग्री लेकर आए, उसके बाद कभी नहीं लगा ऐसा कि ये कहाँ और ये क्यों? और अच्छा, जो नए बंदे अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह से जो है अपने आप को पॉलिश करें, किस तरह ऊपर पहुंचे? बेसिकली आज की डेट में तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ऊपर पहुंचना भी इतना इजी नहीं रहता। यू हैव टू गो थ्रू मेनी स्टेजेस, बट डेफिनेटली आपको करियर में अगर ग्रो करना है, राइज करना है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, मे नॉट बी आउटसाइड द कंपनी, मे बी विद इन द कंपनी ऑल्सो। जैसे मेरे को भी जो कंपनी है करंट, उसमें 27 साल हो चुके हैं, बट वेन एवर यू गेट एनी चांस टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस और अपना स्कोप फाइट करने का मौका मिलता है, कि जैसे मैंने अपना कैरियर जब स्टार्ट किया हुआ टेकिंग केयर ऑफ डाई मेंटेनेंस, जैसे ही मेरे को प्रेस शॉप देखने का मौका मिला, इमीडिएटली एग्रीड दैट ओके आई विल लुक आफ्टर द प्रेस शॉप आल्सो अलोंग विद द डायमंड। तो इस टाइप का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है विद इन द सेम कंपनी और अदर कंपनी, यू शुड ग्रैब इट। और अपना टेक्निकल स्किल अगर आप बढ़ाते रहेंगे डेफिनेटली, जैसे मैंने अपना MBA किया, या और डिप्लोमा के बाद मैंने YMCA से किया, उसके बाद MBA किया, या जो भी टेक्निकल स्किल, तो आपको वो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर लर्निंग देयर इज नो लाइफ लिमिट और देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। तो यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग बोथ द थिंग्स, टेक्निकल स्किल एज वेल एज मैनेजमेंट स्किल, और जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करें। यू मे और मे नॉट, यू मे बी फेल ऑन दैट ऑल्सो, न्यू अपॉर्चुनिटी, बट डेफिनेटली यू शुड टेक ए चांस, ताकि आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया। तो मेरे को भी अपनी कंपनी में जो भी चांस मिला, आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड वर्कड अपॉन दैट। कभी नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ, बट डेफिनेटली, so this is the my only advice to the new people, that they should work very very hard in the area whichever they are working, and then try to grab all. जो मिले उसे कैच कर लो, जो होगा वो अच्छा होगा। कुछ ना कोई, आप सफल नहीं होगे वो एक अलग बात है, बट कुछ ना कुछ लर्निंग आपको देके जरूर जाएगा। डेफिनेटली आप काम करोगे तो सफल भी होगे, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे कि यार फेल ना हो जाऊं, डर के रहेंगे, फियर ऑफ फेलियर रहेगा, तो यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल पर्सन। डेफिनेटली फियर ऑफ फेलियर विल बी देयर, बट यू हैव टू ओवरकम दैट। इफ यू डोंट टेक अ रिस्क, इट इज अ बिगर रिस्क ऑफ योर लाइफ वाली बात हो जाती है। अगर आप लाइफ में रिस्क ही नहीं लेते हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा रिस्क है कि आपने अच्छा, आप बता रहे हो कि आपकी जो करंट कंपनी है इसमें कोई 26-27 साल हो चुके हैं इसमें, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि चेंज करना चाहिए बीच में कभी? ना, नहीं, कभी वैसा नहीं लगा, ग्रोथ मिलती रही, एरिया बढ़ता रहा, तो उसमें करें। हाँ, और तो आपने वो वाली लाइन कहीं नहीं बोली कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता नहीं, हूँ। तो आपको बोलनी नहीं पड़ी क्योंकि आपने कहीं पे ट्राई ही नहीं किया। चलिए, जब आप किसी बंदे को देखते हैं, आपने जब आप किसी को हायर करते हैं, तो आप उसमें कौन सी क्वालिटी ऐसे देखते हैं जिसको आपको देख के लगता है कि हाँ ठीक है, यही बंदा है जो ये काम कर सकता है?
मेरा 2-3 पॉइंट रहते हैं। एक तो पहला कि टेक्निकल स्किल जो है एटलीस्ट 50-60% तो सुटेबल होना चाहिए जिस लाइन के लिए, जिस एरिया के लिए हम उसको देख रहे हैं। तो एटलीस्ट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही अदर दूसरे एरिया से हम ले आए। प्लास्टिक मोल्डिंग का है, उसको शीट मेटल मिले हैं, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं। टेक्निकली थोड़ा अगर उसको 50-60% आइडिया है और उसका माइंडसेट ठीक है, ही इज क्वाइट एग्रेसिव टू लर्न द न्यू थिंग्स, और उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली ही कैन बी सक्सेसफुल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच आई पर्सनली आई टेक केयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर वो है तो चलेगा। अच्छा, तो अच्छा व्यूअर्स को मैं ये बता देता हूँ कि जब मैंने अपना ये चैनल बनाया था, सबसे पहला इंडस्ट्रियल चैनल, तो उस तक पहला वीडियो अपलोड करने के बाद सर का ही सबसे पहला फ़ोन आया था कि ये तुमने जो भी काम स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा है, लोग इससे इंस्पायर होंगे और सीखने के लिए सबसे सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तो सर वो आप जो मैं देखता हूँ आप रेगुलर व्यूअर्स हो मेरे चैनल के, तो कैसा लगता है वो? नहीं, बेसिकली आपका जो वीडियो जो भी रहता है, मतलब दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो सिर के ऊपर से निकल जाती है, लोगों को समझ नहीं आता। फॉर लर्नर्स इट इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग। हाईली स्किल्ड अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके तो काफी टॉपिक्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल होंगी, पीपीटी अवेलेबल होंगे नेट के ऊपर। बट इजी टू अंडरस्टैंड में काफी कम मेटेरियल मिलता है। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ योर वीडियो वट एवर यू आर अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब। तो अगर एक बार इंटरेस्ट लोगों का आएगा उस फील्ड में, अगर उसको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, देन डेफिनेटली ही विल ट्राई ऑन हिज ओन टू फाइंड आउट और लर्न न्यू थिंग्स इन दैट एरिया। स्टार्टर्स के लिए काफी है। तो मतलब आप बेसिक्स इस चैनल से सीखिए और हायर लेवल के लिए कहीं और से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हाँ, एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए ना आपको उस एरिया में कि ठीक है ये एरिया कुछ इंटरेस्टेड लग रहा है। अगर आपको उस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल नॉट गो टुवर्ड्स दैट। तो आप अपने ये प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे लिंक अप करते हैं? बड़ा टफ रहता है, मतलब आज की डेट में जितना प्राइवेट लाइफ हमारी टाइट हो चुकी है या टफ है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट समहाउ वी हैव टू मेंटेन। जैसे अभी टाइम का प्रेशर रहता है, और पिछले 2 महीने से तो ये कोरोना का जो इशू चल रहा है, उससे तो टोटली हिसाब किताब डिस्टर्ब हो गए सभी का। बट डेफिनेटली लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए काफी टाइम निकला। ये, बट विद अलोन पर्सनल लाइफ से भी काम नहीं चल सकता ना, प्रोफेशनल भी साथ साथ चलनी जरूरी है। बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ इट इज ओनली पर्सनल पर्सनल, प्रोफेशनल नहीं है। पहले प्रोफेशनल ज्यादा था, पर्सनल कम रहते। तो डेफिनेटली बैलेंस हैज टू मेंटेन बोथ द एरियाज, बोथ द लाइफ। तो आप टाइम तो कैसे निकल ही। करते हैं? आप अपनी डेली रूटीन में कैसे इसको मेंटेन करते हैं? कभी घर से आता होगा कि आप तो घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, या आप तो हर समय कंपनी कंपनी करते रहते हो। स्टार्टिंग में जब जो है स्टार्टिंग में आपकी जो है पर्सनल लाइफ मैरिज लाइफ स्टार्ट हुई होगी उस टाइम, या फिर धीरे धीरे कभी हुआ, तो उस समय नहीं, कैसे पहले आपने जो है? लोअर लेवल पे इतना इशू नहीं रहता था, बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन द शिफ्ट के, ए शिफ्ट में काम किया, बी शिफ्ट में काम किया, अपनी शिफ्ट खत्म की, ठीक है चलो जी घर पे चले गए। और अब जब से मोबाइल का सिस्टम शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन 24/7 ऑन द फोन। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। बट डेफिनेटली उसका तो बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, एंड एवरीबॉडी इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू मेक ए बैलेंस। तो बेसिक तो ये है कि अपनी फैक्ट्री की जो प्रॉब्लम है, जो काम की जो प्रॉब्लम है, उसको अगर हम घर पे ना लेके आए, तो दैट ऑल्सो विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग द पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर लेकिन मैं घर पे हम अपनी फैक्ट्री की प्रॉब्लम लेके आएंगे, तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ। मैनेजमेंट ने उसके लिए भी लैपटॉप दे रखे हैं आजकल कि आप जाइए और घर पे ही काम करिए, घर से ही उस समस्या का निदान करिए और हमें भेजिए यहाँ पे। वो इशू तो रहता ही है, एंड अच्छा, दैट विल पार्ट एंड जब पार्सल ऑफ लाइफ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले सोच रहा था कि एक समय था कि जब कोई आदमी एक दूसरे से इंटरेक्ट होता था, मिलता था, उस समय उसको नमस्कार करता था या उसको प्रणाम करता था, वो जो सामने वाला बंदा होता था उसके सर में हाथ रख के उसको आशीर्वाद देता था, या जो भी बंदा आता था उससे कहता था वेलकम, आओ मेरे घर पे अंदर आओ। फिर दूसरा समय क्या आया कि एक फोन वाला आया कि आदमी फोन पर है, सामने वाला उधर से फोन पे, वो कहता ठीक है हाँ जी प्रणाम, और वो ना तो वो उससे मिला ना उससे मिला, दोनों ने अपनी एक दूसरे की ब्लेसिंग शेयर कर दी। अब देखिए आज के समय में मैं और आप देखिए कैसे जो है, मैंने आपका वेलकम किया इस चैनल पे, ई वेलकम किया मैंने आपका। हम्म और लोग इससे जो है मतलब
टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होती जा रही है। नहीं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी चेंज हो ही है और आगे भी लगता है काफी चेंज होगी। जैसे जैसे तो आपने देयर इज बताया नो कि सेकंड थॉट। आपने बताया कि आप जब हार्ड बोर्ड पे ड्राइंग बोर्ड पे बनाते थे और ड्राइंग एक गलत ड्राइंग खिंच जाती थी तो उसको इतनी वो बारीक होती होगी कि जिसमें आप इरेज करने में जो है 10-15 मिनट लगता था। मतलब वो टाइम और आज के टाइम में तो मतलब हम लोग या जो हमारे आने वाले लोग, हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो तो बड़ी थैंकफुल होनी चाहिए कि उन्होंने वो लेबर नहीं करे जो आप लोगों ने करने पड़े। वो टाइम तो देखा ही नहीं। हमने नहीं देखा कि जो है हम उसको इरेज कर रहे हैं। हम तो अब एक ऑटोकैड में बना दी एक लाइन, डिलीट करना है तो भाई डिलीट का ऑप्शन आया, उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, डेफिनेटली चेंज पॉइंट है। तो वो चेंज करने को, उसको ग्रैब करने को थोड़ा सा डिफिकल्टीज तो रही होगी। नहीं, स्टार्टिंग में तो दिक्कत लगती थी, बट टेक्नोलॉजी से लर्निंग का अगर आपको है कि ठीक है, आपको जैसे पहले हम बोर्ड पे डिजाइनिंग करते थे, लेटर ऑन आई लर्न ऑटोकैड ऑल्सो, ताकि ऑटोकैड का यूज करके हम कर सकें। तो उसके बाद तो फिर 2D से 3D में चला गया। डेफिनेटली एट दैट टाइम मतलब मैं भी कॉप अप नहीं कर पाया, मतलब उसके साथ नहीं सीखा इतना कि आगे मेरे को जुट नहीं थी। बट डेफिनेटली आज की डेट में तो डिजाइनिंग 2D से हट के 3D में आ चुकी है, तो टाइम ही चेंज हो गया। नहीं, अब तो सुनते हैं कि वो पूरा सिमुलेशन ही कर लेते हैं, वो गाड़ी में कितना लोड लगेगा और कितना कौन सा पार्ट कहाँ पे कितना लोड आएगा, उसको वो कैसे बेयर करेगा, वो सारा कुछ हो जाता है। हाँ, वो तो टोटली टेक्निक्स आ गई हैं आज की जुड़ाई पूरी बनाने से इतनी पहले। टेक्निक। पहले वो नहीं हो पाता था, पहले उसको फिजिकली ट्रायल करना पड़ता था, ट्रायल करके फिर देखते थे क्या आएगा, तो उसके बाद मॉडिफिकेशन। वो तो डेवलपमेंट टाइम पहले जो डेवलप कार का है, ट्रक का, किसी का भी रहा, दैट वाज वेरी वेरी लॉन्ग। बट नाउ डेज तो हर 5 साल में मॉडल चेंज हो जाता है। हाँ, तो तो पहले इसीलिए वो मॉडल काफी दिनों तक चलते थे। मारुति 800 की कम से कम 20 साल 25 साल चली होगी, 1987 से लेकर तक। अच्छा, जब ये कंप्यूटर्स आए होंगे तो उस समय आपके पास दो चैलेंजेस होंगे, एक तो कंप्यूटर को कैसे यूज करें और दूसरा उसके बाद जो उसमें हम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, जैसे आपने कहा ऑटोकैड और ये जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो मतलब दो चैलेंजेस को इक्वली आपको लेके चलना पड़ता होगा। एक्चुअली हम लोग जैसे उसमें शॉप फ्लोर पे ज्यादा रहते थे, तो हमें कंप्यूटर का इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता था। बट डेफिनेटली जब कंप्यूटर आया तो स्टार्टिंग में तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, यार एक क्या कंप्यूटर है जिसके अंदर अपना डाटा मेंटेन कर सकते हैं। डाटाबेस सिस्टम पे मैंने शुरू किया था। फिर डाई मेंटेनेंस में हम अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल सिस्टम में कैसे बना सकते हैं, मास्टर लिस्ट ऑफ डाइज हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज पहले हम हार्ड कॉपी टाइप करके मेंटेन करते थे मास्टर लिस्ट को, तो वो फिर उस पर शुरू किया हम लोगों ने। तो अच्छा, आई आपने थिंक टाइपराइटर भी यूज किया है आपने? टाइपराइटर तो नहीं, बहुत कम, तो काफी डिफिकल्ट रहता था उसकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय से थोड़ा समय निकाल के मुझे दिया। लोगों को इससे हो सकता होप सो उनको कुछ लर्निंग मिलेगी, वो आप अपने आने वाले करियर में कुछ ना कुछ बेटर कर सकेंगे। नहीं, ओके सर। thank you Gaurav-san, and I wish all the best to your channel for success in life. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।